हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग इम्यूनाइजेशंस एंड वैक्सीनेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच गया इकोसिस्टम वाला, फूड चेन फूड वेब, और उसको भी हम इसी क्लास के साथ ऐड करेंगे या इसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्लास दे देंगे, आज ही ख़त्म हो जाएगा। देन आफ्टर हमारा साइंस और मैथ कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इन सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम पे, प्लस आपका जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप में जो भी हमारे पेड बच्चे हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स। सबसे पहले बोला जाता है टेक्निक जो प्रोवाइड की थी वो किसने की थी, फ्रॉम कौन से, एटेन्यूएटेड पैथोजन एंड इन विच ईयर। मैं एटेन्यूएटेड पैथोजन्स क्या होता है मैंने सब कुछ बताया था, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताया था, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप लेक्चर देख सकते हो। तो पैथोजन क्या होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जिन सबसे डिजीज होती हैं। तो इसका आंसर है ल्यूइस पास्चर, 1879 में। देख लो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ये देखो एक्सप्लेनेशन में ल्यूइस पास्चर ने डिस्कवर्ड की थी टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स फ्रॉम एन एटेन्यूएटेड पैथोजन इन 1779। दिस वाज द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन्स कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीकेंड मतलब पूरी तरह से डेड भी नहीं किया, थोड़ा सा उसको पूरी तरह थोड़ा वीक कर दिया ताकि बॉडी में इफेक्ट ना फैला पाए, अगेंस्ट द डिजीज चिकन कॉलरा। तो आपको याद रखना है इसी को बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। और फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इंट्रोड्यूस किसने की थी टर्म, ऊपर हमने क्या पढ़ा था टेक्निक, यहां क्या है टर्म की बात हो रही है। तो आंसर क्या है एडवर्ड जेनर, इसी को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीन। एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी, द टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड जेनर। याद रखना वैक्सीन की टर्म इसने दी थी, इसलिए इसको फादर ऑफ वैक्सीन भी बोला जाता है। द वैक्सीन इज अ सस्पेंशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ वीकेंड पैथोजेंस। ये वैक्सीन कुछ नहीं होता, एक तरह का सस्पेंशन या उसको एक्सट्रैक्ट होता है एक वीकेंड पैथोजन का, विच व्हेन इंजेक्टेड इनटू अ हेल्दी पर्सन। किसी हेल्दी पर्सन को जब हम इंजेक्ट करवाते हैं, प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द डिजीज। तो एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, मैंने सब कुछ आपको बताया था इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर जो है उसने प्रिपेयर की थी वैक्सीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, लेकिन किसको यूज करके बनाई थी, दैट इज द क्वेश्चन। द एटेन्यूएटेड पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स से बनाई थी क्या, द किल्ड पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, द एटेन्यूएटेड पैथोजेंस ऑफ काउ पॉक्स, पैथोजेंस फ्रॉम काउ पॉक्स पस्ट्यूल। तो यही इसका आंसर भी है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, क्वेश्चन आएगा पेपर में, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनाई थी, आंसर होगा स्मॉल पॉक्स की। इसको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। तो कहां से बनाई थी, काउ पस्ट्यूल से। ही इंजेक्टेड फ्लूइड फ्रॉम द सोर ऑफ मिल्क मेड सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स इनटू द बॉडी ऑफ एन हेल्दी बॉय विच डिड नॉट लेटर कैच स्मॉल पॉक्स। उसको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई आर द वैक्सीन्स प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसीडर्ड एज सेफ। ऐसा क्यों माना जाता है कि जो वैक्सीन होती हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती है वो सेफ क्यों माना जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जीन्स को चेंज करके वैक्सीन बनाना, जेनेटिक्स को। दे हैव ओनली द कोट ऑफ पैथोजेंस, दे आर एटेन्यूएटेड फ्रॉम form of a pathogens, they have killed from of pathogens, they have all the genes of pathogens। तो इसका आंसर है ये बेसिकली कोट ऑफ पैथोजन से बनाई जाती है, सिर्फ पैथोजन का कोट को यूज किया जाता है और उसको माना जाता है कि ये लगभग बॉडी में कोई भी इंफेक्शन या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं फैलाती। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द वैक्सीन्स प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कंसीडर्ड एज सेफ बिकॉज दे कंटेन एंटीजन ओनली फ्रॉम द कोट पैथोजन। जो फॉरेन पार्टिकल जिसको एंटीजन कहा जाता है, तो वो बेसिकली कोट ऑफ द पैथोजन से लिया जाता है, विच इज ऑलमोस्ट हार्मलेस, जो ऑलमोस्ट हार्मलेस होते हैं, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते बॉडी को।
व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशंस एंड वैक्सीनेशंस। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैंने ये बताया था आपको बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपल सी बात है यही, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम की मेमोरी कैसी है, तो मेमोरी ही इसका मेन प्रिंसिपल होता है। जैसे मान लो कोविड आया, उससे पहले वैक्सीन लगी, तो जिस इंसान को कोविड नहीं था उसको भी वैक्सीन लगी, क्यों? ताकि जो कोविड का इन्फेक्शन फैलाने वाला जो वायरस है वो आपकी बॉडी को पहले ही पहचान में आ गया। पहले हमने क्या किया, हमने वीक कोविड डाला, उससे बॉडी क्या हुआ, एंटीबॉडी बना गई, उसमें मेमोरी सेल बन गई। अब बॉडी को पता है कि कोविड वायरस कैसा है, अब जैसे ओरिजिनल आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी होंगे, टाइम नहीं लगेगा उसको खत्म करने में। तो ये मैंने बेसिक प्रिंसिपल सबको समझाया हुआ है, इसका आंसर भी यही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ memory of the immune system। explanation देख लो, the basic principles of immunizations or vaccination is based on the property of memory of the immune system। when an immunized person is attacked by a pathogens, जब भी जिस इंसान को वैक्सीन लगी होती है, जिसका इम्यून सिस्टम बन चुका होता है उसके अगेंस्ट, the existing bodies immediately attack the antigen while the memory of T and B cells gives rise to a massive crop of lymphocytes and antibodies। तो जो पहले से बना रखा हुआ है टी और बी सेल, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ऑलरेडी एंटीबॉडी होंगे। तो ये मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा के पढ़ाया था कि किस तरह से वैक्सीन काम करती है, इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार लेक्चर देखना, बेसिक साइंस की क्लास मैं प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूंगा, अपलोड ऑलरेडी है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी जो हमारे पेड बच्चे हैं उन लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्या टॉक्साइड्स और टॉक्सिन्स हैं जिसको यूजुअली इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मलिन विच रिटेन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका आंसर लिखा हुआ यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन नीचे इसकी लिखी हुई है, दिस इज अ ट्रू। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि जो टॉक्साइड्स होता है और टॉक्सिन्स होते हैं यूजुअली इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मलिन विच रिटेन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एक टॉक्साइड स्टिमुलेट द एंटीटॉक्सिन फॉर्मेशंस एंड प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सोटॉक्सिक्स या प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। तो सिंपल सा देख लेना, ट्रू फॉल्स, कुछ ज्यादा टफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ATS inoculation soon after injury that brings contact with soil object जो कि प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ किसका, तो आंसर टेटनस, क्योंकि इसकी अगर फुल फॉर्म देखोगे ना वो क्या है, एंटी टेटनस सीरम। जब कोई इंजरी होती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, विद इन 24 आवर्स के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन किससे देता है, टेटनस से। देखो, ATS inoculation soon after the injury that brings contact with soiled object gives protection against the possible attack of tetanus। Bounds and cuts or surgical instrument coming in contact with the road dust may because the entry of spores into the body। Injections of ATS within 24 hours of injury gives passive immunity। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव टू द इंडिविजुअल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन इज रिजॉर्टेड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक। तो इसका आंसर आपका कॉलरा। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जो वैक्सीनेशन इज रिजॉर्टेड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक के टाइम? देखो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। एक्सप्लेनेशन में यही है, ड्यूरिंग एपिडेमिक दैट इज कॉलरा। अब देखो, वैक्सीनेशन जो होती है अगेंस्ट कॉलरा क्या करती है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कुछ मंथ के लिए। याद रखना, जो कॉलरा की वैक्सीन होती है कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये यूजफुल होती है स्पेशली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स से जब एकदम से बीमारी फैल जाती है दैट इज एपिडेमिक। जो हम लोग क्लोरिनेशंस और अजोन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करते हैं, बॉइल्ड वाटर करते हैं या डिसइंफेक्टेड फूड करते हैं, और मेजर इसेंशियल्स फॉर प्रिवेंशन, इनको रोकने के लिए ये मेजर इसेंशियल्स माने जाते हैं प्रिवेंशन को रोकने के लिए, किसको, कॉलरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज वॉन बेहरिंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो वॉन बेहरिंग को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था?
क्या उसने पैसिव इम्यूनिटी की खोज की थी? क्या उसने एक्टिव इम्यूनिटी की खोज की थी? क्या उसने फॉर डिस्कवरिंग एंड मेकिंग द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन? ऐसा नहीं है। वो कौन थे आपके? ल्यूइस पास्चर थे। फॉर डिस्कवरिंग मेथड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है आपका? पहले दो में एक है, तो ये बेसिकली इसका ए पार्ट ही आंसर है। कौन सा वाला? पैसिव इम्यूनिटी को उसने पहले डिस्कवरी थी। पैसिव क्या होता है, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। देखो, जो वॉन बेहरिंग है वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज फर्स्ट ऑन पैसिव इम्यूनिटी। ही इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अगर क्वेश्चन आता है कि पैसिव इम्यूनिटी के फादर किसको माना जाता है, तो आंसर होगा आपका कौन है? ये है आपका वॉन बेहरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जो एमिल वॉन बेहरिंग थे, उसने इंजेक्टेड किया था सम टॉक्साइड सीरम इनटू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स टू डिस्कवर पैसिव इम्यूनिटी। आपको पता है एड्स का अभी तक कोई भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट वैलिड नहीं आया, तो पहली बात तो यही भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर तो इसका फॉल्स होगा। लेकिन इसने किया था किसके लिए? देखो, इंजेक्टेड टॉक्साइड सीरम इनटू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया। उसने क्या किया? बेसिकली उसने कुछ ब्लड लिया, किससे? फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डिप्थेरिया शीप। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से लिया था? शीप से। एंड सेपरेटेड द सीरम बाय अलोइंग इट टू द क्लॉट। फिर उसने क्या किया? ही इंजेक्टेड दिस सीरम्स इनटू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया। तो उसने इसको क्या किया? इंजेक्ट किया जो सफर कर रहा था पेशेंट डिप्थेरिया से। विद इन अ फ्यू आवर्स शी बिगन्स टू या शी बिगन टू रिकवर ड्रामेटिकली। तो बहुत जल्दी वहां पे कुछ घंटों में इसका फर्क लगना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। शीप से लिया था पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वॉन बेहरिंग ने। इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनके बाद थोड़ा सा याद रखना। इन्फेक्टेड डिप्थेरिया शीप से लेके पेशेंट में डाल दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ? विद इन घंटों में वो क्या हुआ? उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस। देखो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है जो इम्यूनाइजेशंस होता है एक फेनोमेना है ऑफ इंक्रीजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो बिल्कुल जब बॉडी में इम्यूनाइजेशन होती है तो क्या होता है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनते हैं। वैक्सीन के बाद क्या होता है? इम्यूनाइजेशन जब हो जाती है तो क्या होता है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनते हैं किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। पहला स्टेटमेंट तो सही है, उसने बोला इनकरेक्ट बताना है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इनोकुलेशन ऑफ हार्मलेस एंटीजेनिक मटेरियल इनटू द हेल्दी पर्सन। तो बिल्कुल सही है ये। जो हमारी बॉडी को हार्मलेस होते हैं लगभग, अभी पीछे क्वेश्चन पड़ा था, कोट ऑफ द पैथोजन से लिया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस होता है लगभग, ये एक हेल्दी पर्सन में डाला जाता है। बिल्कुल कोरोना होने से पहले जब बंदा जो हेल्दी था उनको वैक्सीन लगी थी, क्यों? ताकि कोविड के टाइम ज़्यादा इफेक्ट ना हो। पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोरे की एक सिंगल वैक्सीनेशन गिव्स एडिक्वेट इम्यूनिटी एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग। एक सिंगल वैक्सीन क्या पूरी लाइफ के लिए इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है? ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सिंगल वैक्सीन इसके लिए होता तो हमें बार बार वैक्सीन नहीं लेनी पड़ती। आप देखो कोविड के रिलेटेड कितनी वैक्सीन लगी? 2, फिर बूस्टर लगा, तो 3 तो वही लगे, एक सिंगल वैक्सीन कैसे बोल सकते हैं हम लोग? डेट मीन्स कि यही ऑप्शन इनकरेक्ट और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? What percent of expectant mothers plan to have their children receive all recommended vaccinations? जो भी recommended vaccinations होती हैं, ऐसी कितनी परसेंट मदर्स हैं एक्सपेक्टेंट, मतलब जिनका जो प्रेग्नेंट होती है, इनका बच्चा होने वाला होता है, जो प्लान करती है अपने बच्चों के लिए? तो लगभग 75%। कितना? लगभग 75%। देखो खाली फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In what year did the United States adopt school entry immunization mandate? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कौन से ईयर में ये मैंडेट कर दिया था कि जितने भी बच्चे स्कूल में एंट्री लेंगे, जो बच्चों की एडमिशन्स होगी,
तो पहले सबका इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए, जितनी भी वैक्सीन लगती है वो लग जानी चाहिए। तो आंसर है 18 सेंचुरी। तो 18 सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये डिसीजन लिया था। देखो क्यों लिया था, कॉमन सी बात है कि वो चाहते थे कि ऐसे हर एक मेजर्स लिए जाएं, इंप्लीमेंट किए जाएं, जिससे क्या है हेल्थ और वेल बीइंग्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज विद इन स्कूल सेटिंग। वो नहीं चाहते थे जो एक बच्चे से दूसरे बीमारी फैल सकती है, डिजीज स्प्रेड हो सकती है, वो ना वो फैल जाए। तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ मैंडेट किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसकी वजह से, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रिवेंट ना हो। इसलिए उन लोगों ने ये मैंडेट कर दिया था कि हर एक बच्चे का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द स्कूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी डाटा व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वर फुली इम्यूनाइज्ड। जो ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चों को फुली इम्यूनाइज्ड मतलब वैक्सीन लग गए हुए हैं, दैट इज 49%। 75% मदर प्लान करती हैं, 49% को ही लगता है। ये याद रखना, वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो एकमात्र रिकमेंडेड वैक्सीनेशन है फॉर बेबीज एज बर्थ टू 1 मंथ। तो विद इन 1 मंथ के अंदर जो लगता है, विद इन 1 मंथ के अंदर वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। क्या सही है गलत है, आंसर है ट्रू है। क्योंकि बाकी जितनी भी वैक्सीन लगती हैं वो सारी की सारी कब लगती हैं, 2 या 2 साल से ज्यादा के। ये देखो लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। By vaccinating the baby at birth, it helps protect them from the virus and its potential long-term complications. अदरवाइज जो बाकी वैक्सीनेशन होती हैं वो टिपिकली कब दी जाती हैं, सच एज 2 months और ओल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम कॉस्ट होती है उसमें, एंड प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट। क्या सही है गलत है, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया में भी देख लो बच्चों को 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बहुत सारे इंजेक्शन वैक्सीन लगते हैं, पोलियो बूंद, बहुत सारे बूंद वो क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन होती हैं। वो क्यों की जाती हैं, ताकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट हैं इसके, तो बिल्कुल इसका आंसर है ट्रू। इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये आंसर इसका ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोविड-19 वाला। Factor that contributes to first time parents being hesitant about their children receiving childhood immunizations। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, हेजिटेंट होते हैं अपने चिल्ड्रन को पहला वैक्सीन देने के लिए, रिसीविंग देयर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस। जो भी वैक्सीन लगते हैं, जो भी उनको पोलियो बूंद या कुछ भी होता है, तो उसका सबसे मेन हेजिटेंट क्या क्या होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो होता है रिलीजियस काज होता है, रीजन बहुत मैटर करता है। फिर नॉलेज होती है, स्ट्रेस होता है, बट पॉपुलेटेड डाटा इसमें किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं है। देखो इसका आंसर भी क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। पहले बार तीनों सही थे वैसे। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स मे बी हेजिटेंट अबाउट देयर चिल्ड्रन रिसीविंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ की वजह से पहली बात तो होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता होते कि इम्यूनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तीसरा स्ट्रेस भी इसका एक कारण होता है, पेरेंट्स में स्ट्रेस होती है डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट एक जो पॉपुलेटेड डाटा था वो कोई भी इस तरह से रेलिवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है इस हिसाब से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। बाकी मैंने कोशिश करी आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से कैसे क्वेश्चन थोड़े बहुत फ्रेम किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोविड के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट कुछ 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो सारे के सारे रिलेटेड होंगे कोविड-19 के रिलेटेड। तो ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है वो नीचे लिखा हुआ देखो।
इसमें से कौन सी सही है या गलत है ये लिखा हुआ है। दो ही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट टाइप टफ है, उसके आगे वाले क्वेश्चन बेसिक है और आपको आने भी चाहिए। वो WHO ने डेजिग्नेटेड किया था वेरिएंट V.1.1.529 और वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्ड ओमिक्रॉन रखा था। दूसरा स्टेटमेंट है जो ओमिक्रॉन है वो मोर ट्रांसमिसिबल है कंपेयर टू द अदर वेरिएंट इंक्लूडिंग डेल्टा। तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर भी है इसका। देख लो इसको एक बार एक्सप्लेनेशन, पहले 2-4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसका ए पार्ट लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन देख लो क्या लिखा हुआ है। ये देखो यही लिखा हुआ है कि पहले वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरे वाला वो अभी तक उसका क्या है, कोई डाटा नहीं है। नॉट क्लियर दैट ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिसिबल कंपेयर्ड टू अदर वेरिएंट इंक्लूडिंग डेल्टा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एस्परगिलोसिस। तो एस्परगिलोसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। इट इज एन इन्फेक्शन, क्या ये एक इन्फेक्शन है, क्या ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, क्या ये एक फंगल ग्रोथ है, क्या ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या आप लोग 10% भी डाउट में हो कि आंसर क्या होगा, तो आपको हमेशा और हमेशा लगा के आना है ऑल ऑफ द अबव। जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन आपको कभी भी मिस नहीं करना, उसको लगा के आना ऑल ऑफ द अबव, याद रखना इसको। तो देख लो आगे इसके एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि ये एक तरह की डिजीज है जिसमें ये सब कुछ देखे जाते हैं। ये देखो इन्फेक्शन होता है फंगल वगैरह, ये जो भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लैक फंगस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। का फेशियल स्वेलिंग होती है, नेजल कंजेशन हो जाता है या हेडेक होती है। तो इसका भी आंसर है सब कुछ होता है, इसमें भी सब कुछ होता है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव दिखे तो मैक्सिमम कोशिश करना वही लगाने की। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ येलो फंगस इन्फेक्शंस। क्या उसमें पुअर हाइजीन होता है, अच्छे से साफ सफाई नहीं रखी जाती, मॉइस्चर एंड हीट, कंटेमिनेटेड फूड या ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड। तो सारे के सारे सही हैं, येलो फीवर होने के सारे रीजन होते हैं, तो इसमें भी सारे सही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोलेशंस ड्यूरिंग कोविड-19 इज आर करेक्ट। तो आइसोलेशन जो किया गया था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है, ध्यान से पढ़ना, बेसिक क्वेश्चन है थ्योरी के बेस के ऊपर। इट इज यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। उन सबको आइसोलेट किया गया था जिसमें सिम्टम्स पाए गए थे या वो टेस्टेड पॉजिटिव आए थे। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इन आइसोलेशन जो हुआ था मींस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल, उनको दूसरे पीपल से सेपरेट करना था मेनली किस लिए, ताकि उसकी जो केयर की जा सके प्रॉपर, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन में देखें तो इसका दोनों सही होना चाहिए, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं ऑप्शन में आंसर क्या लिखा हुआ है। सी लिखा हुआ है, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो मैंने जो बता दिया वही, इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। आगे क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया when did the second phase of COVID-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट। तो ये बेसिकली मार्च 2021 में स्टार्ट हुई थी, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख के जाना, थोड़ा सा मे बी कभी आ जाता है, किस्मत खराब हो तो आप देख के जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ म्यूटेशंस। देखो म्यूटेशन का मतलब ही चेंज होना होता है, पहली स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है जब म्यूटेशंस होता है चेंज होता है, देखो दोनों स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। अ वायरस विद वन और मोर न्यू म्यूटेशंस इज नोन एज वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल वायरस। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर भी ओनली सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। तो लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज से इफेक्ट हुई है। ये सिर्फ 2020 जून तक की रिपोर्ट में बताया गया था, उसके बाद तो कोई भी कंट्री आई थिंक नहीं बची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थाईलैंड ने सबसे पहले अनाउंस किया था कि जो कोविड का जो टेस्ट होगा नोवल कोरोना वायरस का, जो उसकी वैक्सीन का, वो कहाँ किया जाएगा,
एनिमल्स या वर्ड्स के ऊपर वो कौन सा था, डेट इज मंकी। तो सबसे पहले बलि का बकरा किसको बनाया गया, मंकी को। देख लें थोड़ा सा थाईलैंड के ऊपर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो सबसे अच्छे कौन से सेल थे उस टाइम पे, तो सबको पता है जो टी सेल होते हैं, ये ब्लड व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप होता है, बीच में लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है। व्हाइट ब्लड सेल में 5 प्रकार के सेल्स आते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। और WBC को ही बोला क्या जाता है, बॉडीगार्ड ऑफ अवर बॉडी या सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। क्यों, क्योंकि वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और उसमें टी सेल भी इसमें ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या है आपका, डेट इज BNT162। इसको रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशंस। तो उस ट्रायल को क्या बोला गया था, जब एक इंसान जो ऑलरेडी कोविड इन्फेक्टेड हो चुका हो और वो रिकवर कर चुका हो, और एक इंसान जो अभी पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसमें से ब्लड लेके हम दूसरे में ब्लड ट्रांसफर करते हैं, डेट इज प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, हमारा ब्लड 2 तरह से बनता है, एक उसमें क्या होता है, एक उसमें प्लाज्मा होता है, एक उसमें ब्लड कॉप्सल्स होते हैं जिसमें WBC RBC वगैरह सेल्स आते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा के अंदर बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, वो प्लाज्मा में होती है। तो हम क्या करते हैं, वो प्लाज्मा को जो पेशेंट रिकवर कर गया होता है वहां से उठा के जो क्रिटिकल कंडीशन में उसमें प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं। क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में है, जल्दी से एंटीबॉडी नहीं बना पा रही, इसलिए जो एंटीबॉडी ऑलरेडी बने थे ब्लड में, वो ब्लड सेम उसको हम लोग क्या करते हैं, चला देते हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी इसको कहा जाता है। तो ये बेसिक से इसका प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट कैसे होता है, जो बेसिक क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हो, कैसे ट्रांसमिट होता है बताओ। जब एक आदमी स्नीजिंग करता है, कॉफिंग करता है, या ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं एयर में या कहीं गिर जाते हैं ग्राउंड में और नियर बाय सरफेस के अंदर। पहला ऑप्शन क्या होता है, ऐसे बिल्कुल होता है, ऐसे ही ट्रांसमिट होता है। दूसरा क्या बोला हुआ है, अगर वही दूसरा आदमी नियर बाय उसको इनहेल कर लेता है ड्रॉपलेट्स को, या टच कर लेता है दी सरफेस को, बाद में अपने नाक को लगाता है वो हाथ जिसको टच किया था, एंड फर्दर टच इज फेस, आईज और माउथ, और ही कैन गेट इन इन्फेक्शन। तो सही है। इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ दी देखिए, यही इसका आंसर भी है, बाकी ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या होता है जब आदमी क्या होता है कोविड-19 से इफेक्ट हो, तो क्या हुआ था, बेसिकली बोला जाता है कि 80% ऑफ द पीपल will require no treatment as such and will recover on their own। 80% लोग कोविड-19 से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप रिकवर करते हैं। तो बिल्कुल सही, ये भी सही था। अराउंड लेस देन 20% है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ी थी, बिल्कुल सही है ये भी बात। A very small proportion basically suffering from chronic illness may need admissions in an intensive care unit, ICU फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो ICU की जरूरत किसको पड़ी थी, जिसको पहले से कोई स्पेशल कोई अलग से बीमारी थी, उसको कोविड में उसका भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था और कोविड से और भी कमजोर हो गया था, तो उनको ICU की जरूरत पड़ी थी। इसका ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, कौन से एज ग्रुप को कोविड सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ था, ऑल एज ग्रुप्स। दूसरा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, तो कम पाया गया था चिल्ड्रन में। ओल्डर पर्सन्स एंड पर्सन्स विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क टू डेवलप। बिल्कुल सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ अबव दिख गया, बाकी को सोचना ही नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोरोना वायरस क्या है, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडोवायरस। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो दोनों सही हैं। आपको पता है कोरोना वायरस में बहुत सारे वायरस मिलके एक वायरस बना था बड़ा, इसलिए वो ज्यादा इंपैक्ट भी कर रहा था बॉडी में। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 में अनाउंस किया था ऑफिशियल नेम ऑफ डिजीज दैट इज कॉजिंग द कोविड-19 दैट इज कॉजिंग द 2019 नोबल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ डिजीज दैट इज कोविड-19। ये सबने आप नाम भी सुना होगा, अब तो याद हो गया आप सबको। कोविड-19 का आंसर कोविड-19।
द फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था? तो वुहान सिटी में देखा गया था, चाइना में। ये तो बच्चे को पता हो गया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो इसका आंसर है MERS, सार्स, वॉथेन। तो ये वाला दोनों है। देखो इसका मैं फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। कोरोना वायरस में कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू द मोर अदर सीरियस डिजीज लाइक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MER जिसको कहते हैं, एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस सार्स। तो माइल्ड सिम्टम कौन कौन से थे? ऑप्शन देख लो एक बार इसके। क्या उसमें फीवर था? क्या कॉफिंग थी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था? तो ऑल ऑफ दीज है, सब कुछ था। सांस भी फूल रही थी, खांसी भी हो रही थी, फीवर भी हो रहा था। तो ये इसके माइल्ड सिम्टम देखे गए थे। ये कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा था कोरोना वायरस? तो बेसिकली जो कोरोना एक वायरस था, उसका जो स्ट्रक्चर था ना, वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर था। जैसे राजे का क्राउन होता है ना, तो वैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया था? कोरोना वायरस। तो ये आई थिंक सबको पता था, बेसिक सी बात है ये। और अगर नहीं पता तो इसको आप देख सकते हो। व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अपने नोज को कवर करना चाहिए, माउथ को, व्हेन स्नीजिंग, अगर आपको छींकें आ रही हैं तो। ऐड मोर गार्लिक इनटू देयर डाइट, बिल्कुल गलत है, ये तो किसी ने बोला ही नहीं, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट, अपने डॉक्टर को विजिट करो फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्यों लेना हमने? और डी है, अपने हर घंटे में हाथ को साफ करो। तो इसका सही आंसर है जो वो क्या है? पहला है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, जो पहली उसने आपको क्या गाइडलाइन दी थी, जब भी पर्सन को ऐसा होता है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन में अपने नोज को और माउथ को कवर कर लेना चाहिए जब क्या हो? स्नीजिंग हो। वायर टिश्यू सॉर एंड एल्बो, देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इनटू अ क्लोज डस्टबिन। कोई भी ऐसा डस्टबिन जहाँ क्लोज उसमें फेंक देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When should the COVID-19 vaccines be given to pregnant women? तो किसी की भी टाइम दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी टाइम दी जा सकती है। इसका आंसर भी यही था। प्रेगनेंसी के टाइम वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, व्हाट इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कोविड सब वेरिएंट कौन सा है? सबसे फास्ट कौन सा हुआ था? तो इसका आंसर है JN.1। तो इसको याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे कोविड के रिलेटेड। इससे पहले हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड पढ़े। तो ओवरऑल मिला के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने क्लास पूरा देखा होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे, जो भी पेड बच्चे हैं, प्लस BMC क्लासेस विद अजय टेलीग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।